रहे थे फर्स्ट चैप्टर, उसमें अब तक हमने पढ़ लिया स्पेकुलेशन और इन्वेस्टमेंट के बारे में। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट गैम्बलिंग। देखिए इसके बाद हम लोग कंपैरिजन करेंगे तो आपको क्लैरिटी और ज़्यादा अच्छी तरीके से आ जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक, दैट इज गैम्बलिंग। अब अगर हम गैम्बलिंग की मीनिंग की बात करें तो इट इज नथिंग बट इन्वेस्टमेंट इन चांस, यानी कि जब आप चांस बाई पे इन्वेस्ट करते हो एक बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए कि हो सकता है मेरी लॉटरी लग जाए, तो एक तरह की गैम्बलिंग होती है। या फिर आप ऐसा करो कि आप कह दो कि पर्टिकुलर टाइम पे मान लो ये पर्सन ए है और ये पर्सन बी, ये कह दे कि इंडिया जीतेगा, अगर इंडिया विन करेगा तो ये इनको ये जीतेंगे और इंडिया लॉस करेगा तो ये जीतेंगे। तो इस तरीके से ये क्या हो गया, गैम्बलिंग। ये चांस पर है, अगर इंडिया विन करता है तो इनका फायदा होगा, ये इनको मनी देंगे, और अगर इंडिया लॉस करता है तो ये इनको मनी देंगे। तो इस तरीके की चीजें क्या होती है, तरह इसे कहते हैं गैम्बलिंग। अब अगर हम गैम्बलिंग की बात करें तो एक तो ये शॉर्ट टर्म होता है और इसमें जरूरी नहीं है कि आपको कोई बहुत बड़ा फाइनेंशियल रिस्क ही इन्वॉल्व हो, ठीक है। इसमें फाइनेंशियल रिस्क ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होता है, बल्कि आप ये बाय चांस की बात होती है, लोग इसको एंटरटेनमेंट के लिए यूज करते हैं। तो ये एक तरह की छोटी चीज होती है जो लोग अपने एंटरटेनमेंट के लिए यूज करते हैं। गैम्बलिंग को हम लोग कोई बड़े लेवल पे नहीं देखते हैं। स्पेकुलेशन भी आपका एक मतलब जो स्पेकुलेशन की बात आती है, दैट इज हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम गैम्बलिंग, वो हम आगे चल के देखेंगे जिससे कि आपको थोड़ा और क्लैरिटी आ जाए। तो गैम्बलिंग अभी तक के लिए आप क्या समझ सकते हैं कि एक ये इन्वेस्टमेंट होता है इन चांस में, काफी शॉर्ट टर्म होता है, लोग इसे एंटरटेनमेंट के लिए करते हैं और इसका टाइम हॉरिजन बहुत कम होता है, जैसा कि हमने ऑलरेडी बात कर लिया है कि ये शॉर्ट टर्म होता है। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, अगर हम बात करें फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक तो हम ये कह सकते हैं कि ये एक जस्ट अ बेटिंग, एक ही बेटिंग की तरह होती है कि हम कुछ बेट लगा के कर लिया और फिर उसके बाद जो भी रिजल्ट आता है उसी के ऊपर हमारा जो डिसीजन होता है विन या लॉस का होता है, ठीक है। कोई पर्टिकुलर इवेंट होने वाला उस पर हमने बेट कर लिया। दूसरा होता है कि या तो नॉन इकोनॉमिक जो है, ये नॉन इकोनॉमिक और अननेसेसरी रिस्क लेके चलता है, ठीक है। नॉन इकोनॉमिक एंड अननेसेसरी रिस्क, ओके। सो देखिए ये नॉन इकोनॉमिक अननेसेसरी रिस्क क्यों कह रहे हैं, देखिए अब अगर आप मान लीजिए कोई 20 रुपीज या 30 रुपीज का कोई बेट लगा रहा है तो दिस इज नॉट दैट मच इकोनॉमिक, बहुत बड़ा कोई रिस्क नहीं होता है, तो इसलिए हम इसे क्या कह सकते हैं कि नॉन इकोनॉमिक रिस्क होता है। थर्ड आपका होता है कि ये एक तरह की इलीगल एक्टिविटी भी होती है। फिर फोर्थ हम ये कह सकते हैं, फोर्थ हमारा होता है इसका कि ये काफी शॉर्ट टर्म होता है, और इसमें एक चीज ये भी रहती है कि जो पीपल गैम्बल करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ ज्यादातर एंटरटेनमेंट के लिए करते हैं, आपने देखा होगा, राइट, जो कि हम पहले ही देख चुके हैं। फिर ये होता है कि फाइनेंशियल एनालिसिस में कुछ नहीं किया जाता है और ये कोई रिस्क को रिड्यूस नहीं करता है, ओके। रिस्क को क्यों नहीं रिड्यूस करता है, क्योंकि ये बहुत ही अनसर्टेन इवेंट पे ये ऐसी चीजों पर मतलब फाइनेंशियल एनालिसिस कर पाना बहुत मुश्किल होता है जो कि काफी अनसर्टेन हो और जो कि आपकी इंटरनल एम्बिट में ना आती हो। तो दिस इज व्हाट गैम्बलिंग इज, ओके। होप आपको समझ में आ गया गैम्बलिंग क्या होती है। गैम्बलिंग एक तरह का इन्वेस्टमेंट होता है जिसे हम चांस में करते हैं, किसी अनसर्टेन इवेंट में, शॉर्ट टर्म होता है। इसी सारी चीजों को आप कैरेक्टरिस्टिक बना के लिख सकते हैं। नेक्स्ट अब देखिए आपका आ गया कंपैरिजन। अब कंपैरिजन में आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट वर्सेस स्पेकुलेशन में, ये आपकी बुक का ही लिया हुआ है। तो देखिए सबसे पहला तो होता है मोटिव। क्या होता है मोटिव, ये होता है कि अगर मान लीजिए आप परचेज कर रहे हो सिक्योरिटीज, वो भी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के साथ, उसका एनालिसिस करो, रिव्यू करो, तब आप ये सारी चीजें कर रहे हो कि हाँ हमारा स्टेबल रिटर्न रहेगा एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में, तब तो हम इसे इन्वेस्टमेंट कहते हैं। लेकिन अगर हम स्पेकुलेशन की उसी जगह पे बात करें तो एक तरह का या इसका जो मोटिव होता है वो सिर्फ और सिर्फ ज्यादातर प्रॉफिट बनाने के लिए होता है और इसीलिए हम इसे स्पेकुलेशन कहते हैं। इसका क्या होता है मोटिव, प्राइमरली प्रॉफिट बनाना होता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, प्रॉफिट तो हम बनाते हैं लेकिन हम लोग रिटर्न की बात करते हैं, ठीक है। रिटर्न किसी भी फॉर्म में हो सकता है, ठीक है। रिटर्न आपकी जैसे कि मान लीजिए आपकी बोनस शेयर दिए जाते, राइट, वो आपका फाइनेंशियल रिटर्न तो है नहीं, तो रिटर्न एक ब्रॉडर टर्म है रादर देन आपकी ये जो प्रॉफिट है, ओके। लेट्स नाउ सी टाइम हॉरिजन। टाइम हॉरिजन क्या कहता है
कि इन्वेस्टमेंट जो है वो लॉन्गर पीरियड के लिए होते हैं, जबकि स्पेकुलेशन थोड़े शॉर्ट पीरियड के, वेरी शॉर्ट पीरियड के लिए होते हैं। होल्डिंग पीरियड वेरीज फ्रॉम फ्यू डेज टू फ्यू मंथ, यानी कि फ्यू डेज टू फ्यू मंथ के लिए हम स्पेकुलेशन करते हैं, जबकि यहाँ पर ये ईयर्स के लिए किया जाता है। अब बात करते हैं क्वांटम ऑफ रिस्क क्या इन्वॉल्व होता है। इन्वेस्टमेंट होता है मॉडरेट रिस्क, लेकिन यहाँ पर आपका क्या होता है, आपका हाई रिस्क, क्योंकि यहाँ पर एनालिसिस सिस्टमैटिक तरीके से की नहीं जाती है। अब बात करते हैं रेट ऑफ रिटर्न की, तो इसमें क्या रहता है, मॉडरेट रेट ऑफ रिटर्न रहता है इसमें, और जबकि आप अगर इसमें देखो स्पेकुलेशन में, तो यहाँ पर हाई रेट ऑफ रिटर्न मिलने के चांसेस रहते हैं और हाई रेट ऑफ लॉस भी हो सकता है, सिंपल सी बात है, क्योंकि रिस्क ज्यादा है। फिर काइंड्स ऑफ फंड, अगर हम देखें इसका काइंड्स ऑफ फंड, यहाँ पर जो इन्वेस्टर होता है वो अपने खुद के फंड यूज करता है, ना कि वो बोरो करता है। अब यहाँ पर आप देखिए स्पेकुलेटर ज्यादातर बोरोड फंड यूज करता है, जिससे कि वो अपनी पर्सनल रिसोर्सेज को सप्लीमेंट कर सके। ओके, सो दिस इज व्हाट स्पेकुलेशन इज। होप आपको ये कंपैरिजन से ज्यादा अच्छे से आपको जो कॉन्क्रीट डिफरेंस है वो समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट नाउ वी विल सी कि हमारा गैम्बलिंग और इन्वेस्टमेंट में क्या फर्क होता है। देखिए इसका भी जो टाइम हॉरिजन है आपको पता है, इसका तो लॉन्ग टर्म होता है, इसका ऑफकोर्स शॉर्ट टर्म ही होगा। चांस ये हो सकता है वन डे पर भी हो या फिर फ्यू वीक्स में हो, इसमें तो मंथ भी नहीं जाते हैं। अब बात करते हैं प्राइम फैक्टर, सॉरी ये हो गया प्राइम फैक्टर की बात। तो अगर हम प्राइम फैक्टर की बात करें तो इसमें क्या होता है, इसमें अर्निंग इनकम ही प्राइम फैक्टर होता है। अगर आप अर्न कर रहे हो देन ओनली यू विल इन्वेस्ट, अदरवाइज यू विल नॉट। लेकिन गैम्बलिंग में क्या होता है, इसमें इंटरटेनमेंट का होता है, तो इसमें कोई इनकम से कोई कुछ खास फर्क रहता नहीं है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिस्क, इसमें कॉमर्शियल रिस्क अवेलेबल होता है, जबकि गैम्बलिंग में कोई ज्यादा कॉमर्शियल रिस्क अवेलेबल नहीं होता है, इसमें आर्टिफिशियल रिस्क भी कह सकते हैं। ओके, नेक्स्ट अब आता है गैम्बलिंग वर्सेस इन्वेस्टमेंट का नेक्स्ट पॉइंट, जो कि है एनालिसिस ऑफ रिस्क एंड रिटर्न। यहाँ पर हम लोग प्रॉपर एनालिसिस करते हैं और यहाँ पर कोई नो रिस्क एंड रिटर्न ट्रेड ऑफ इज इन द गैम्बलिंग, यानी कि यहाँ पर कोई रिस्क विस्क नहीं होता है। यहाँ पर क्या रहता है कि छोटा सा अमाउंट रहता है, उसमें कोई गैम्बलिंग एक बहुत छोटे लेवल पे होती है, जैसा कि आप डेली देखते हो कि हो गया कोई छोटी 10 रुपीज 100 रुपीज, तो इसमें कोई इकोनॉमिक रिस्क रहता नहीं है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ एक्सपेक्टेशन। अब यहाँ पर रहता है पॉजिटिव रिटर्न्स की एक्सपेक्टेशन रहती है, जबकि यहाँ पर नेगेटिव आउटकम्स भी ज्यादातर आते हैं, एक्सपेक्टेड हो जाते हैं। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट दी गैम्बलिंग वर्सेस इन्वेस्टमेंट। 5 पॉइंट्स हम लोगों ने ध्यान में रखे, हम लोग यहाँ पर मीनिंग भी हालांकि ऐड कर सकते हैं। अब बात करते हैं टाइम हॉरिजन की, इसमें प्राइम फैक्टर था, टाइप्स ऑफ रिस्क था, एनालिसिस ऑफ रिस्क एंड रिटर्न था, और फिर टाइप्स ऑफ एक्सपेक्टेशन था। ऑफकोर्स इन्वेस्टमेंट काफी एनालिसिस के बाद होता है, तो इसमें पॉजिटिव ही रहेगा। अब देख लेते हैं गैम्बलिंग वर्सेस स्पेकुलेशन में क्या डिफरेंस होता है। पहले तुम लोगों ने मीनिंग देख ली, एक तरह की बेटिंग होती है। इसमें क्या रहता है, इसमें आपका एक ऐसी एक्टिविटी होती है जिसमें दो या दो से ज्यादा लोग अपना देखिए स्पेकुलेशन में बेट, ओके ये मुझे लगता है कि ये क्या किया है कि स्पेकुलेशन यहाँ पे लिखा है, जबकि इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, गैम्बलिंग यहाँ पे लिखा है, जबकि इसकी कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे लिखा है। ओके, तो होप आप समझ आएंगे। देखिए गैम्बलिंग में क्या होता है, गैम्बलिंग में ये होता है कि 2 और मोर पर्सन क्या करते हैं कि फ्यूचर में अनसर्टेन इवेंट्स के लिए बेट करते हैं, जबकि यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर पर्टिकुलर लोग अग्री करते हैं कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। जैसे कि किसी प्राइस पे कर लिया, ठीक है, क्या हमारा आज का प्राइस 100 रुपीज है, तो अगर मैं कल आपसे खरीदने आऊंगा तो आप मुझे ये प्राइस 100 रुपीज में ही सारी चीजें दीजिएगा, तो ये अग्रीमेंट हो गया एक तरह का। वैलिडिटी क्या होती है, वैलिडिटी ये होती है कि ये गैम्बलिंग इनवैलिड होती है, जबकि स्पेकुलेशन हम वैलिड करा देते हैं। ओके, नेक्स्ट होता है नेचर। नेचर की बात करें तो ये नॉन इकोनॉमिक रहती है गैम्बलिंग, जबकि स्पेकुलेशन इकोनॉमिक रहती है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, गैम्बलिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बिल्कुल ऑफकोर्स पार्ट नहीं करेगी, लेकिन स्पेकुलेशन इज पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। यानी कि अगर इकोनॉमिक ग्रोथ आपने पहले से ही कॉन्ट्रैक्ट करके रखा है, तो आप इसकी स्टेबिलिटी रहेगी, और स्टेबिलिटी रहेगी तो आप अच्छे से वर्क कर पाओगे तो आप अच्छे से अर्न कर पाओगे तो आप इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफकोर्स कर पाओगे। रिस्क, गैम्बलिंग में अनसर्टेनिटी ज्यादा होती है, अननेसेसरी नॉन इकोनॉमिक रिस्क रहता है। इसमें अंडरटेकिंग नेचुरल एंड इकोनॉमिक रिस्क, यहाँ पर नेचुरल और इकोनॉमिक रिस्क रहता है। अब यहाँ पे देखिए इन्वेस्टमेंट प्रोसेस की बात आती है। हमने इन्वेस्टमेंट देख लिया था, हमने स्पेकुलेशन देख लिया, गैम्बलिंग देख लिया, ये सारी चीजें देखी। अब मेन चीज आती है इन्वेस्टमेंट प्रोसेस की। तो इन्वेस्टमेंट प्रोसेस देखिए ये एक डायग्राम है जिसे आप आसानी से समझ के कर सकते हो। देखिए फर्स्ट इसका क्या होता है कि हमें अंडरस्टैंड करना है नीड और एक्सपेक्टेशन को, तो ये काम किसका होता है, इन्वेस्टमेंट मैनेजर का।
फिर इसके बाद क्या रहता है, स्ट्रैटेजी हम लोग बनाते हैं और स्ट्रैटेजिक एंड एलोकेशन कमेटी ये काम करती है, ठीक है। अब फिर इसके बाद क्या होता है, इन्वेस्टमेंट सिलेक्शन होता है जिसमें ये सारे लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं। फिर पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन होता है, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट मैनेजर फिर से अपना काम करता है। पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन का मतलब ये होता है कि मान लीजिए आपने डिसाइड कर लिया कि आपको इन चीज़ों में, मतलब इक्विटी में करना है, डेट में करना है, आपको पोस्ट ऑफिस सेविंग में डालना है, आपको फॉरेन मार्केट में इन्वेस्ट करना है। तो ये सारी चीजें आपने अलग अलग तरह की सिक्योरिटी सेलेक्ट कर ली है। अब आप इनमें कितना किस तरीके से शेयर डालोगे ये डिपेंड करता है आपका ये जो आप बात कर रहे हो कि ये इक्विटी उसमें इस सारी में, ठीक है। अब बात करते हैं आपकी बुक में किस तरह से दिया हुआ है। इसमें दिया हुआ है कि हमें क्या करना है, सबसे पहले तो प्रिपेयर करनी है इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। इन्वेस्टमेंट पॉलिसी को हम प्रिपेयर कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे कि इन्वेस्टेबल फंड को पहले डिटरमाइन कर लेंगे, ऑब्जेक्टिव डिटरमाइन कर लेंगे, नॉलेज ले लेंगे इन्वेस्टमेंट अल्टरनेटिव्स की। फिर नेक्स्ट हम लोग, क्योंकि हम लोगों ने अल्टरनेटिव्स ले लिए, फिर हम लोग एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस मार्केट की करेंगे, इंडस्ट्री की करेंगे, कंपनी करेंगे। ये हमारा जो चैप्टर है एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस का, उसमें ये सारी चीजें आती हैं। फिर बात करते हैं वैल्यूएशन ऑफ रिस्क एंड रिटर्न। हम लोग क्या करेंगे, इंट्रिंसिक वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू को ये देख लेंगे कि क्या होगी। इंट्रिंसिक वैल्यू देखिए क्या होती है, इंट्रिंसिक वैल्यू में मैंने वॉरेन बफेट के बारे में देखा था। तो वो क्या कहते हैं कि आप सिर्फ बैलेंस शीट मत देखिए, आप क्या करिए कि आप देखिए वहां का ह्यूमन रिसोर्स कैसा है, कितना लॉयल है, क्या ऑब्जेक्टिव है, कितनी एफिशिएंसी से वर्क करता है, वहाँ का जो मैनेजमेंट वो कैसा है, उनकी पॉलिसीज कैसी पास हो रही हैं। तो ये सारी चीजें वॉरेन बफेट ने कही। ये क्या है, ये इंट्रिंसिक वैल्यू है। ये एक ऐसी वैल्यू है जो लोग देख नहीं सकते पर एक्चुअल में एग्जिस्ट करती है किसी कंपनी के अंदर। और सच पूछे तो ह्यूमन रिसोर्स इज नथिंग बट अ ब्लड ही होता है। जैसे कि आप कहते हो ना फाइनेंस ब्लड होता है, वैसे ही ह्यूमन रिसोर्स भी आप मान के चलिए इस फाइनेंस अगर ब्लड है तो ह्यूमन रिसोर्स वाइट ब्लड सेल्स हैं। क्योंकि अगर ब्लड में वाइट ब्लड सेल्स नहीं होंगी तो फिर इम्यूनिटी कहाँ से आएगी आपके अंदर। ये सारी चीजें आपको ह्यूमन रिसोर्स से मिलती हैं। ह्यूमन रिसोर्स आपको क्या बनाता है, आपको रेजिस्टेंट बनाता है किसी भी फ्यूचर प्रॉब्लम अनसर्टेनिटी, क्योंकि मैनेज तो यही करेंगे ना। अगर अनसर्टेनिटी आती है तो थ्रेट को अपॉर्चुनिटी में यही कन्वर्ट करेंगे, यही आपको बताएंगे कि आपको किस तरीके से प्रोसीजर में ढलना है, किस तरीके से काम करना है, जो आप फाइनल प्रोडक्ट को लोगों के सामने रख सको। तो इसे कहते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू। क्योंकि ये इंट्रिंसिक वैल्यू पे काफी लोगों को दिक्कत रहती है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन कैसे करोगे आप, डाइवर्सिफाई करोगे, डेट एंड इक्विटी का डाइवर्सिफिकेशन करोगे, इंडस्ट्री का डाइवर्सिफिकेशन करोगे, कंपनी का डाइवर्सिफिकेशन करोगे। तो मुझे यहाँ पर ना कर्सर दिखता नहीं है तो मैं ये दिक्कत आ रही है, आप समझ लीजिएगा। कंपनी का डाइवर्सिफिकेशन, सिलेक्शन का डाइवर्सिफिकेशन। फिर उसके बाद बात करते हैं इवैल्यूएशन ऑफ पोर्टफोलियो। देखिए पोर्टफोलियो में क्या रहेगा, पोर्टफोलियो अप्रेजल, यानी कि हम लोग पोर्टफोलियो का एक एनालिसिस करेंगे कि हाँ पोर्टफोलियो अप्रेजल में होता क्या। देखिए परफॉर्मेंस अप्रेजल का देखा है ना आपने, जैसे कि एक रिपोर्ट टाइप का नहीं होता है कि आपने इस तरीके से ऐसा ऐसा काम किया। अप्रेजल का मतलब नहीं कि हम लोग प्रेज कर रहे हैं, हम लोग एडमायर कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हम उसमें एक तरह की रिपोर्ट बना के देते हैं कि आपने इतना किया, इतना नहीं किया, इसमें कमियां थी, इसमें इंप्रूवमेंट हो सकती थी, ये सारी चीजें। ये पोर्टफोलियो अप्रेजल इसे ही कहते हैं। फिर पोर्टफोलियो रिवीजन, कि हमने एक मान लीजिए अप्रेजल कर लिया, फिर उसके बाद अगर मान लीजिए कि किसी में पॉजिटिव ज्यादा दिख रहे हैं, किसी में कम दिख रहे हैं, तो हमने उसको रिवाइज कर लिया, हम उसको चेंज कर दिया, ठीक है। अब हमें प्रिपेयर कैसे करेंगे, सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे कि डिटरमाइन कर लेंगे इन्वेस्टेबल फंड को, सिंपल है। फिर हम लोग डिटरमाइन कर लेंगे ऑब्जेक्टिव्स को, फिर हम लोग उसके बारे में जान लेंगे इन्वेस्टमेंट अल्टरनेटिव्स को। ओके, सो ये 3 चीजें हमें करनी है। अब देखिए अगर आप इसका इन्वेस्टेबल फंड देख रहे हो तो या तो वो आपकी सेविंग होगी और या तो वो आपकी बोरोइंग होगी, है ना। ये 2 ही ऑप्शन हो सकते हैं, कोई थर्ड ऑप्शन हो तो आप मुझे बताइए। अगर यही 2 ऑप्शन हो सकते हैं तो हमें ये ध्यान रखना है कि देखिए सेविंग जो है तो सेविंग में आपका जो है कॉस्ट है वो एक पर्टिकुलर होगी, आपको पता होगा। पर बोरोइंग में आपको इस तरीके से कैलकुलेशन करनी होगी कि अगर आपका देखिए इंटरेस्ट का उसका खर्चा निकल आए, उसका जो मेन है कि जो ईएमआई पूरी बनती है, ठीक है, एक्चुअल और याद नहीं आ रहा मुझे, ठीक है। तो इंटरेस्ट का और जो प्रिंसिपल, हाँ प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों को पे भी किया जा सके, उसके बाद में हमारे पास कुछ प्रॉफिट बन के आए, रिटर्न बन के आए, तो ये देखना पड़ेगा। बोरिंग में काफी ज्यादा केयर करनी पड़ती है। अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव कैसा है, ऑब्जेक्टिव आपका शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म है, ये मैटर कर जाता है आपकी इस केस में डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव में। और भी इसमें क्या हो सकता है कि आपको रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कैसी चाहिए,
आपको आपकी परसेप्शन ऑफ रिस्क कैसा है, फिर उसके बाद आपका आता है कि आपके रेगुलेटरी और इनकम में क्या है, ठीक है, नीड फॉर रेगुलेटरी इनकम, फिर उसके बाद लिक्विडिटी एक्सेट्रा, ये सारी चीजें आपके ऑब्जेक्टिव में आ जाती हैं। ठीक है, अगर आप हाई रिटर्न अर्न करना चाहोगे तो ऐसे केस में आप क्या करोगे कि आप कैपिटल अप्रिसिएशन करोगे, फिर उसके बाद आपको यही सारी चीजें होगी, कैपिटल अप्रिसिएशन के लिए आपको हाई रिटर्न चाहिए रहती है नहीं। फिर उसके बाद कहते हैं कि नोइंग अबाउट द अल्टरनेटिव्स। अब अल्टरनेटिव्स को कैसे जानेंगे आप, तो आप क्या लिख सकते हैं, आप इक्विटी के बारे में लिख सकते हैं कि इक्विटी में क्या रहता है कि फ्लक्चुएट करता है, आपके इन्वेस्टमेंट इक्वल नहीं रहेंगे, है कि नहीं। अगर आप बात करते हो डिबेंचर्स की, तो डिबेंचर में आपका इक्वल पेमेंट आपको मिलता रहेगा, प्रेफरेंस में आपको इक्वल पेमेंट इक्वल इंटरेस्ट मिलता रहेगा, जो भी डिसाइडेड होगा। तो इस तरीके से आप बता सकते हो कि आपको स्टेबल अमाउंट चाहिए, स्टेबल इंटरेस्ट चाहिए, या फिर आप फ्लक्चुएशन बर्दाश्त कर सकते हैं। ठीक है ना। अब बात करते हैं एनालिसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट और सिक्योरिटी एनालिसिस। ठीक है, इन्वेस्टमेंट और सिक्योरिटी एनालिसिस, तो हम क्या करेंगे, स्टॉक मार्केट का इन्वेस्टमेंट एनालिसिस करेंगे, इंडस्ट्री का करेंगे और कंपनी का करेंगे। आप ये कैसे करेंगे इसके बारे में। अब अगर आप किसी भी स्टॉक मार्केट में एंटर कर रहे हैं तो ऐसे केस में आपको ये देखना रहेगा कि उसका जो एंट्री और एग्जिट की जो प्रोसीजर है वो कैसा है, उसमें आपकी पॉलिसीज क्या ट्रांसपेरेंट है। ठीक है, ये सारी चीजें आपको देखनी पड़ेंगी। पहले तो आपको एंट्री एग्जिट देखना पड़ेगा, सारी टर्म्स एंड कंडीशन समझनी पड़ेंगी, आपकी उसकी पॉलिसीज कितनी स्मूथ है, इनको आप कैसे जांच सकते हो। आप जनरल इकोनॉमिक सिनेरियो को उठा के देख लो और आप देख लो कि जीडीपी ग्रोथ कैसी हो रही है, इसके द्वारा आप ये जान सकते हो कि पॉलिसी कैसी रहेगी, हमें रिटर्न कैसे मिलेंगे। ठीक है ना। अब बात करते हैं इंडस्ट्री की। इंडस्ट्री की अगर बात करें तो हम लोग वैसे भी इतने समय से पढ़ते आ रहे हैं मैनेजमेंट मैनेजमेंट मैनेजमेंट, तो क्या होगा यहाँ पर हमारी एफिशिएंसी की बात आ जाती है। ठीक है, उसकी प्रोडक्टिविटी की बात आ जाती है, क्योंकि अगर वो प्रोडक्टिव होगा तो सिंपल सी बात है वो ज्यादा से ज्यादा कमाएंगे, और ज्यादा से ज्यादा कमाएंगे तो सिंपल सी बात है वो ज्यादा से ज्यादा हमें भी देंगे उसका पोर्शन कुछ। इसी तरीके से हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें इंडस्ट्री के एनालिसिस के करते समय हमें इंडस्ट्री का ग्रोथ किस तरीके से हो सकता है उसके बारे में ध्यान देना है। ओके, फिर बात करेंगे एनालिसिस ऑफ कंपनी की। कंपनी की एनालिसिस कैसे करेंगे, देखिए हम ये देखेंगे कि उसकी अर्निंग कैसी है, हमें देखेंगे उसकी प्रॉफिटेबिलिटी कैसी है, उसकी ऑपरेटिंग एफिशिएंसी कैसी है, जैसा कि मैंने पहले कहा, और स्ट्रक्चर कैसा है उसकी कैपिटल का, ज्यादा बोरो तो नहीं कर रखा है, ये सारी चीजें हम देख लेंगे। ओके, सो इंडस्ट्री की हमने देख लिया, उसमें भी हमें एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी तो सिंपल चाहिए ही चाहिए होगा। ठीक है, अब देखते हैं नीड ऑफ इन्वेस्टमेंट एनालिसिस। तो पहला तो होगा कि हमें देखना है कि उसकी जनरल इकोनॉमिक पोजीशन कैसी है, तो इसके लिए हम करेंगे इन्वेस्टमेंट एनालिसिस। फिर उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हम देखेंगे कि हमें रेट ऑफ ग्रोथ को देखना रहेगा, रेट ऑफ ग्रोथ उसकी कैसी हो रही है, और जो वो की कौन सी इंडस्ट्री की किस तरह की इंडस्ट्री है। फिर थर्ड हमारा होगा कि हमें ये देखना है कि वो कितना प्रॉफिट कमा रही है, वो कितना अमाउंट उसके पास आ रहा है। फिर उसके बाद हमें ये देखना रहेगा कि जो वो डेवलप कर रही है किस तरीके के मैनेजेरियल स्ट्रक्चर को वो डेवलप कर पा रही है, क्योंकि मैनेजेरियल स्ट्रक्चर किसी भी कंपनी का कहते हैं ना इंट्रिंसिक वैल्यू होती है। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, हमें ये भी देखना है कि हमारा जो इन्वेस्टर है उसमें जितने भी इन्वेस्टर की डिसीजन लिए जा रहे हैं वो ऑपरेशनल एफिशिएंसी पे लिए जाने चाहिए, राइट। तो हमें उसकी ऑपरेशनल एफिशिएंसी पे भी ध्यान रखना है। फिर हमें ये देखना है कि हमारी रेगुलर इनकम कितनी आएगी, इस पे भी ध्यान रखना है भाई। हमें उसकी मार्केटेबिलिटी और लिक्विडिटी पे भी ध्यान रखना रहेगा कि भाई ऐसा ना हो कि वो कह दे कि 5 ईयर का लॉकिंग पीरियड है, उससे पहले आप इसे सेल नहीं कर सकते। फिर उसकी सिक्योरिटी कितनी है, इसके बारे में भी वो हमें बताता है। फिर इसके बाद ये भी बताता है कि हम टैक्स लायबिलिटी को किस तरीके से कम कर सकते हैं, उसमें क्या कुछ बेनिफिट है, क्या हम किसी ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करने जा रहे हैं जो बायोगैस या किसी ऐसी स्कीम के अंदर बनाया जा रहा हो जिसमें गवर्नमेंट ने छूट दी हो। तो ये सारी चीजें हमें बताता है इन्वेस्टमेंट एनालिसिस। उसकी जनरल इकोनॉमिक पोजीशन बताता है, उसके बाद वो ये बताता है कि उसका रेट ऑफ ग्रोथ क्या हो रही है, फिर उसके बाद उसकी प्रॉफिटेबिलिटी को बताता है, मैनेजरियल स्ट्रक्चर को बताता है, ऑपरेशन एफिशिएंसी को बताता है,
रेगुलर इनकम कितनी मिलेगी उसके बारे में भी ये बताता है, मार्केटेबिलिटी और लिक्विडिटी के बारे में भी बताता है, सिक्योरिटी कितनी मिलेगी ये भी बताता है, और टैक्स लायबिलिटी कितनी होगी ये भी बताता है। तो ये था हमारा आज का लास्ट सब टॉपिक। इसके बाद हमारे कुछ टॉपिक बचेंगे जो कि मैं आगे के नेक्स्ट वीडियो में पूरी तरह से कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करूंगी। ओके, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू सो मच हमारा आज का ये लेक्चर कंप्लीट करने के लिए। होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। इवन दो अगर आपके मन में कोई भी डाउट रह गया हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी टाइमली हेल्प करने की पूरी कोशिश करूंगी। तो चलिए फिर जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन, गॉड ब्लेस यू एंड कीप यू ऑल सेफ।